आइए नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस एनवायरनमेंट सीरीज में। आप सबका फिर से स्वागत है। और आज का जो कार्यक्रम है इसमें देखिए आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज का, और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी हैं। तो देखिएगा, आज थोड़े से स्पेस साइंस से क्वेश्चंस हैं और हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, जो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आज के हम नजर नजर डालते हैं। ये क्या है? तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द स्पेस पॉल्यूशंस। ये क्या होता है? एक तरह का स्पेस पॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? देखिए, अंतरिक्ष में कहा जाता है कूड़ा करकट हम भेज रहे हैं, स्पेस सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब स्पेस सैटेलाइट हम भेजते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के बाद ये एक गार्बेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? क्या बन जाता है? गार्बेज का मतलब कूड़ा बन जाता है। तो ये हम स्पेस गार्बेज भी इसको कहते हैं, यानी स्पेस गार्बेज के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अर्थ के चारों तरफ अगर मैं आपसे कहूं कि सैटेलाइट्स अगर कोई मूव कर रहा है तो इसका 10 या 15 साल के बाद ये क्या बन जाएगा? एक गार्बेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे दो तरह की समस्या आती है। इससे एक रेडिएशंस भी होता है, जो भी कहा जाता है कि इसमें अगर आप बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशंस में भी मदद करते हैं। और दूसरा कहा जाता है कि जब ये स्पेस गार्बेज एक बहुत एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो एक डिफरेंट टाइप का रेडिएशंस करना शुरू होता है। दूसरा एक डेब्रिस प्रॉब्लम भी है। डेब्रिस का मतलब क्या हुआ? मलबा हो गया। तो ये दोनों ही समस्या है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है केसलर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। केसलर सिंड्रोम किस चीज से संबंधित है? जरा देखिए, ये जो केसलर सिंड्रोम है ये है क्या? आपको लगता होगा कोई बीमारी है, तो नहीं है। क्या है ये? मैं आपको बता रहा हूं। अर्थ का जो स्पेस है, अर्थ का जो स्पेस है ये क्या है? अर्थ का जो स्पेस है, अगर मैं आपसे कहूं उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट बनेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 36,000 किलोमीटर के बाद ये हमारा कौन सा ऑर्बिट बन जाता है? GSO, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जिसको आप कहते हैं, यानी जिससे हम GSLV रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ते हैं। तो GSLV सैटेलाइट से यहाँ बन गया। लेकिन सैटेलाइट्स तो सिर्फ इंडिया नहीं छोड़ रही है, रूस भी छोड़ रही है, ब्रिटेन भी छोड़ रही है, जर्मनी, फ्रांस, चाइना सब छोड़ रही है, यूएसए सबसे ज्यादा छोड़ रही है। तो ये जितने भी गार्बेज हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो गार्बेज है ये क्या हो रहा है? ये सारे गार्बेज एक जगह कलेक्ट हो जा रहे हैं। ये एक जगह एक ही जगह जाके कलेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस में। एक ही जगह जाके इनका बहुत ज़्यादा जमाव हो जा रहा है। और इससे ये एक पर्टिकुलर रेडिएशन करना शुरू कर दे रहे हैं। और इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है? तो एक जानते हैं आप, एस्ट्रोनॉट को प्रॉब्लम है। एस्ट्रोनॉट को प्रॉब्लम है। दूसरा स्पेस सैटेलाइट्स को प्रॉब्लम है। सैटेलाइट्स को प्रॉब्लम है। और दूसरा कहा जाता है, तीसरा कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा गार्बेज के रूप में कलेक्ट हो रहा है। तो कल होके अगर हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे तो हमें देखना होगा कि हम कहाँ पे इस सैटेलाइट्स को रखें। क्योंकि अगर सैटेलाइट्स के ऑर्बिट में अगर ये आ गया, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा दुविधा होने लगेगी। इसलिए इसके लिए रेगुलेशंस भी पास किया गया, 67 रेगुलेशंस। उसमें कहा गया कि जो देश अपना सैटेलाइट्स भेज रहा है वो अपने लिए उत्तरदायी हो, और इससे कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पैदा नहीं होगा, कोई इससे समस्या भविष्य में नहीं आएगी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो छोड़े। दूसरा, कोई ऐसा न्यूक्लियर रेडिएशंस नहीं होना चाहिए, इससे कोई न्यूक्लियर वेपन्स इसमें सेट नहीं होना चाहिए, कोई सैटेलाइट्स ऐसा न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ जाके सेट नहीं करेगा। इन सब तरह की रेगुलेशन 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी नाम से हुई थी। कौन सी स्पेस? आउटर स्पेस ट्रीटी। स्पेस ट्रीटी, समझ गए? तो स्पेस आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में 1967 में जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो कैसलर सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया? ये एक तरह का क्या है? स्पेस डेब्रिस है। याद रखिएगा, इससे बहुत सारा समस्या डेवलप्ड हो सकता है, कैसलर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहा जा रहा है अंतरिक्ष मलबा कृत्रिम सामग्री है जो पृथ्वी की कक्षा में है लेकिन अब कार्यात्मक नहीं है। सही बोल रहा है ये। स्पेस डेब्रिस क्या है? पहले एक सैटेलाइट था जो काम करना बंद कर दिया, अब ये फंक्शनल नहीं है। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। स्पेस डेब्रिस आर आल्सो कॉल्ड स्पेस जंक। बिल्कुल जंक है ये। जंक का मतलब आप देखते हैं जो जंग लग गया है किसी भी चीज में, मलबे में, उसको कहते हैं। ये दूसरा भी सही है। देयर इज बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल रूल विच प्रोहिबिट्स द वांटन क्रिएशन ऑफ स्पेस डेब्रिस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1967 में, याद रखिएगा, एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। जनरल असेंबली किसका? यूनाइटेड नेशंस का। और उसमें कहा गया था कि जो आउटर स्पेस है इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा सामग्री नहीं भेजा जाएगा जिससे कल होके भविष्य में चिंता का विषय बन जाए। ये नहीं कि इसके निर्मंत्रित मलबे के प्रचंड निर्माण पर रोक कैसे लगा सकता है। अगर आप कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, इसका मतलब 10-12 साल बाद वो गार्बेज बनेगा ही बनेगा। अब इस पे आप रोक कैसे लगाएंगे? या तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो कि आप वहां से सारे गार्बेज को नीचे ले आए। तो जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया है या फिर चाइना है, इन सब के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इस पे कॉस्टिंग बहुत आता है। हम एक दो तो सैटेलाइट भेज नहीं रहे हैं, सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, उसको नीचे लाना एक बहुत चुनौती का काम होता है। इसलिए इसका कोई रेगुलेशंस मेंटेन नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है। इन 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी बार्स स्टेट पार्टी टू द ट्रीटी फ्रॉम प्लेसिंग weapons ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन अर्थ ऑर्बिट। ये बहुत सही है। इसने इस रेगुलेशंस में, मैंने आपको जो कहा था 1967 में जो जनरल असेंबली द्वारा आउटर स्पेस ट्रीटी हुआ था, उसमें ये जरूर कहा गया था कि कोई भी विनाशकारी हथियार को रखने के लिए कोई भी कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी वो नहीं रख सकती है विनाशकारी हथियारों को, वेपन्स को, या कोई ऐसा जो खतरनाक रेडिएशंस करता हो, इन सब के लिए। इसका उद्देश्य हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए और मानव के लिए होना चाहिए और मानव के फायदे के लिए होना चाहिए, ट्रांसमिशंस के लिए होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर कोई डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी कंट्री के द्वारा। तो 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? ए ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब है। एक, दो और, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1, 2, 3 नहीं होगा। ये देखिए 1, 2, 4 होगा। 1, 2, 4 यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज आर कॉज ऑफ ई वेस्ट? अब देखिए ई वेस्ट, ई वेस्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं? ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या है? जैसे टीवी है, टेलीफोन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड होते हैं, कल होके क्या बन जाते हैं? वेस्ट बन जाते हैं जब ये काम करना बंद करते हैं। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में आप देखिएगा टनों का टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इससे बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। इसमें क्या क्या होता है? लीड होता है, कैडमियम होता है, बेरिलियम होता है, ये तीनों होता है इसमें। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। ये सारा होता है। मैंने आपको कहा था कि इसको अगर आप मिट्टी में दबा दें तो, या फिर हवा में जला दें, तो एक गैस निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। फ्लेम रिटार्डेंट, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। रिटार्डेंट, समझ गए? तो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट एक जहरीली गैस है जो अगर एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाए तो इससे क्या होगा? आपको कैंसर भी हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है। दूसरा, अगर सॉइल में डाल दिया जाए तो सॉइल से फूड चेन का पार्ट बन के ये जीवों में क्या होता है? एक्यूमुलेशंस होगा, जमा होना शुरू होता है और फिर कैंसर का कारण बनता है। तो ये क्या होता है कि ये बहुत हाईली डेंजरस है ये गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ई वेस्ट स्टैंड फॉर? तो ई वेस्ट के बारे में अभी बताया। ई वेस्ट का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो आप समझ ही गए। तो बी ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टॉक्सिक कंपाउंड इज नॉट फाउंड इन ई वेस्ट? तो आप देखिए मरकरी, तो अभी बताया है मरकरी जो है सो इसमें पाया जाता है, कैडमियम पाया जाता है, लीड भी पाया जाता है। लेकिन ये जो नियॉन है ये एक तरह का इनर्ट
इनर्ट गैस है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में नहीं पाया जाता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इनर्ट गैस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वेस्ट कंटेन्स hazardous substance that are harmful to the environment and human health if not properly treated or disposal of. Therefore, they must be handled with care. What are the health hazards which can be caused by e-waste? तो इसमें से देखिए क्या हो सकता है। ई कचरे में खतरनाक पदार्थ तो होते ही हैं, पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो हम जानते ही हैं। यदि ठीक से इलाज या निपटान नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें सावधानी से संभाला जाना चाहिए। ई कचरे के कारण क्या क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया क्या हो सकता है। तो इसमें लंग्स कैंसर मैंने आपको बताया, जैसे ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट क्या है, हवा में अगर चला जाए तो ये रिस्पिरेशन के थ्रू आपके लंग्स में जाता है, लंग्स कैंसर कर सकता है। डीएनए आपका डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये जो बीएफआर है ये कैंसर सेल को भी डेवलप करता है, और इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं जो डीएनए डैमेज कर सकते हैं, जेनेटिक रूप से आप घायल हो सकते हैं। ब्रेन आपका डेंजर होता है, क्योंकि ये जितने भी सारे कैडमियम हैं, लेड हैं, ये नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, ये खराब कर देते हैं। तो ये इसमें नर्वस सिस्टम को बर्बाद करने की पूरी क्षमता है, क्योंकि आप जानते हैं ये सीसा क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशंस को बहुत ज़्यादा आघात करेगा, नर्वस सिस्टम को बर्बाद करता है। तो ये ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? In India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? In India, extended producer विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया है। अब देखिए, ये जो एक्सटेंडेड उत्पादक उत्तरदायित्व किस किन तीनों के लिए, मान लीजिए आप कोई आइटम्स बनाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ आइटम्स बनाते हैं, यानी मान लीजिए कि कोई आप प्लास्टिक का बैग बना रहे हैं, या आप कोई कोई भी कंज्यूमिंग गुड्स बना रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन्वायरमेंट उससे डिग्रेडेड नहीं हो, इन्वायरमेंट के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पे इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा कुछ भी पाया गया तो इस रेगुलेशन के तहत आप पे एक्शन हो सकता है। तो अब अगर मैं कहूँ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है ये पूछ रहा है, किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में इसको पेश किया गया है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण विशेषता किसके लिए है, ये ई वेस्ट रूल्स 2011 में जो हुआ था उसके लिए। हालांकि ये जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक है ये भी है, सब कुछ है इसमें, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ भी जो है इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डस है। ये पेपर इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं तब भी वो इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डस है, लेदर इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं तब भी आप हैजार्डस है। तो आप कोई भी गुड्स अगर बना रहे हैं तो आप किसके दायरे में हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, ई वेस्ट को दिया गया है, क्योंकि ई वेस्ट से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आपके इन्वायरमेंट को ई वेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू improper indiscriminate disposal of old and used computer or their parts, which of the following are released into environment as e-waste? अब कहा जा रहा है ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर का मतलब क्या है, ये एक तरह का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में पूछा जा रहा है कि क्या शामिल नहीं होता है, कौन सा पर्यावरण में ई कचरे के रूप में छोड़ा जाता है। तो हमने आपको बताया बेरिलियम इसमें होता है, कैडमियम इसमें होता है, क्रोमियम भी होता है, मरकरी भी होता है, लेड भी होता है, प्लूटोनियम भी होता है, ये सब होता है। लेकिन हेप्ता क्लोर नहीं होता है, क्योंकि हेप्ता क्लोर एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है जिसका यूज किस में किया जाता है, एग्रीकल्चर में। याद रखिएगा किसमें इसका यूज किया जाता है, तो इसको हम पेस्टिसाइड यानी एक कीटनाशक के रूप में एग्रीकल्चर में इसका यूज करते हैं। तो 1 2 3 5 6 7 होगा, 1 2 3 5 6, 5 और 6 होगा। प्लूटोनियम नहीं होता है शायद, इसको हटा दीजिए, ये नहीं होता है, तो ये 6 तक ही होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका सबसे सही जवाब होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी, बी में जाइए। प्लूटोनियम नहीं होता है इसमें, प्लूटोनियम हटा दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैव लेड टू, उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण क्या होता है? उर्वरकों का आप अंधाधुंध उपयोग करेंगे, फर्टिलाइजर आप तो जानते हैं इसमें नाइट्रेट होता है, फॉस्फेट होता है, पोटास होता है, इससे सॉइल पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है, मृदा पॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बढ़ेगा ही। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन किस वे में बढ़ता है? तो आप जानते हैं मैंने आपको एक समस्या बताई थी, यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन के द्वारा भी ये क्या होता है, ये समस्या पैदा होती है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कैसे होगा? तो एयर पॉल्यूशन आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, केमिकली क्या करते हैं, आप स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे से आपका इन्वायरमेंट भी गंदा होता है, इसके कारण तितलियां वगैरह सब खत्म हो रही हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड ड्रिफ्टिंग कहते हैं, या फिर उसको हम पॉलिनेटेड डिक्लाइन के रूप में देखते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसमें, समझ गए? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, क्या है बायोमैग्निफिकेशन? मैंने आपको बताया था ना, क्या है जैव बायोमैग्निफिकेशन, जिसको जैव आवर्धन करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी चीज में आप रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे डीडी का टी का एग्जांपल आप देखिए, आप सॉइल में डालते हैं, सॉइल से ये फूड चेन का पार्ट बन जाता है, फूड का पार्ट बनता है, फूड से ये एनिमल में चला जाता है, और एनिमल्स में ये जो तत्व है, एलिमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता चला जाएगा, और धीरे 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 आप में कैंसर सेल डेवलप कर देगा, ये कैंसर सेल के रूप में डेवलप्ड हो जाता है। तो कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशंस के द्वारा हम किसी भी एलिमेंट्स को एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में भेजते हैं, और जो टॉप टॉप ट्रॉपिक लेवल में होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन उस एलिमेंट्स का बढ़ता चला जाता है। ये टॉक्सिकांट्स होते हैं, जिसका विषाक्त पदार्थ का एक्युमुलेशन होने लगता है एनिमल्स में, समझ गए? तो ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी जो बायोडिग्रेडेबल नहीं जो नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले समझ जाइए, बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो जीवित होते हैं, दिस इज कभी जीवित थे, लिविंग थे, और अब क्या हो गए, अब डेड हो गए हैं। जो लिविंग पहले थे अब डेड हो गए हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज्ड किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, या फिर फंगी के द्वारा किया जाता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा कोई भी है तो उसके द्वारा कर दिया जाता है। अब अगर मैं आप कहूं कि कौन कौन होगा, तो क्या इसमें कौन नहीं होगा पूछ रहा है बायोडिग्रेडेबल, तो सिल्वर फॉयल नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी लिविंग नहीं था, ये नॉन लिविंग ही था। तो जो पहले लिविंग था अब मर गया, डेड हो गया, उसको आप बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा फिर से मिट्टी में, गैसों में फिर रिलीज कर सकते हैं, समझ गए? तो सिल्वर फॉयल को नहीं कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, निम्नलिखित वस्तुओं के समूह में से किस एक में केवल बायोडिग्रेडेबल आइटम होते हैं? केवल बायोडिग्रेडेबल आइटम होते हैं, जरा देखिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वुड लकड़ी, ग्रास प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं है, वुड ग्रास लेदर, ये होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रूट पीपल्स, लाइम जूस, चाइना, क्ले कप नहीं है, लाइम जूस, ग्रास, पॉलिस्टर कप, ये सब नहीं है, समझ गया? तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो जो याद रखिएगा, जो कभी पहले लिविंग था अब मर गया है उसका बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, अब कोई नॉन लिविंग ही था उसको हम नहीं कर सकते पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैली फॉर वैली प्रोग्राम इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड टू हाईलाइट, रैली फॉर वैली पूछ रहा है, ये याद रखिएगा ये कब का है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, आंदोलन याद होगा आपको, इससे जुड़ी हुई थी मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर, पाटेकर। इसमें कहा गया था दो तीन समस्या थी, एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कि वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, तो उसको समस्या को लेकर और खास तरह का ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस की समस्या को लेकर रैली फॉर वैली कार्यक्रम को इसी नर्मदा बचाओ आंदोलन में जोड़ दिया गया था। तो ए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से ये मैक्सिमम जुड़ा हुआ था। बाद में इसमें विस्थापितों का पुनर्वास का भी समस्या दिया गया था। तो खैर ये वातावरण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायो रीमेडिएशन मीन्स क्या है?
बायो रीमेडिएशंस तो आपको मैंने बता दिया है कि अगर सॉइल पॉल्यूशंस हो रहा है तो इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके फिर से उस सॉइल को अपने पहले वाली स्थिति में ले आना। तो ये बायो रीमेडिएशंस किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? तो ये एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फंगी हो सकता है। इन सब का प्रयोग करके जो उसमें पॉल्यूशंस है उसको फिर से या तो कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर दिया जाए, या फिर हाइड्रोकार्बन है तो उसको फिर से अपने पहले वाले रूप में कन्वर्ट किया जाए। यानी सॉइल को पहले जैसी अवस्था में लाना या पॉल्यूशंस को हटाना ही कहलाता है। तो ये क्या हो जाता है? एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरमेंट बाय ऑर्गेनिज्म। तो ये सही लग रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बायोकेमिकल ऑफ पैथोजेंस एंड पेस्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ये नहीं है, ये सब गलत है। समझ गए? तो ये ए है, जीवों द्वारा पर्यावरण से जहरीले प्रदूषकों को का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को अधिकार क्या देता है? क्या देता है? तो क्या अधिकार देता है? पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में जन भागीदारी की आवश्यकता और इसकी मांग की जाने वाली प्रक्रिया और तरीकों को बता सकेंगे। ये इसमें नहीं है। प्रोविजन ये है कि ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये कहता है कि विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक निर्धारित किया जाए। आप जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस कर रहे हैं, आप पे कोई मानक निर्धारित होना चाहिए कि आप कितनी मात्रा में गैस छोड़ सकते हैं। या तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं या कोई ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहे हैं, उसका एक कोटा आपको दिया जाए। तो ये एक निर्धारण करना था 1986 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये दूसरा ऑप्शन ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जन भागीदारी की आवश्यकता पे जोर नहीं देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the context of solving pollution problem, what is the advantages of bioremediation techniques? अब ये कह रहा बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स का क्या क्या मतलब उपयोग हो सकता है। इट इज टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग ऑफ पॉल्यूशन बाय enhancing the same biodegradable process that occurs in nature. It is a technique for cleaning up pollutions by enhancing the same biodegradation process that occurs या उसी बायोडिग्रेडेशन प्रक्रिया को बढ़ाकर प्रदूषण को साफ करने की तकनीक है। ये सही है। दूसरा, एनी कॉन्टामिनेट विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम और लीड कैन बी रीडली एंड कंप्लीट ट्रीटेड बाय बायोडिमिनेशन यूजिंग माइनिंग। तो ये जो कैडमियम है और लीड है, इसको फिर से हम नहीं कह सकते, वापस इसको फिर से उसी रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मिनरल्स हैं और ये पहले से भी नॉन लिविंग थे। तो इसका मतलब है कि हम इसको नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है, क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल मिला हुआ है सॉइल में या कहीं पे ऐसा ऑयल स्पिल्स हुआ है तो उसमें हम बायो रिमेडिएशन का कर सकते हैं कि यो कभी ना कभी कार्बन के रूप में प्लांट्स में ये जमा था। तो ये नहीं होगा। तीसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइंड फॉर बायोरेमेडिएशन। बिल्कुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कुछ नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम जरूर खोज कर सकते हैं जो बायोरेमेडिएशन में आगे मदद देगा। तो 1 और 3 दोनों सही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? There is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by the industry in the manufacturing of various products. Why? उद्योग द्वारा विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के संबंध में कुछ चिंता है। क्यों? ये पर्यावरण में जमा हो सकते हैं और पानी और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, दे कैन एक्युमुलेट इन एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेमिनेट वाटर एंड सॉइल, जिसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स कहते हैं या पार्टिकुलेट्स मैटर कहते हैं। दे कैन इंटर द फूड चेन, ये फूड चेन में भी जा सकते हैं और बायोमैग्निफिकेशन में शामिल हो सकते हैं। दे कैन ट्राइगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये भी सही है। वे मुक्त कणों को उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं एटमॉस्फेयर में और उससे लंग्स जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये तीनों इसका सही जवाब है। डी ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस, दूसरा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तीसरा है पॉल्यूशन। ऑल द अबव, ऑल द अबव होगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ाने का कारण ये ग्रीन हाउस गैस होता है। मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन से गैस शामिल हैं, H2O जिसको हम वेपर कहते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था CO2, CH3, CH4 मीथेन है, उसके अलावा N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके अलावा HFC है, उसके अलावा ओजोन है। ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होगा। डिप्लीशन ऑफ ओजोन का के कारण क्या होगा, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज का रेडिएशन बढ़ जाएगा, उससे भी क्लाइमेट चेंज होगा। और एक तरह से पॉल्यूशन तो है ही, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, स्मॉग बढ़ेगा, तो इससे भी टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ने से स्मॉग अगर बढ़ जाएगा तो पूरे धरती पर अगर स्मॉग लग जाए तो सोलर रेडिएशन आना बंद हो जाएगा, और एक खास तरह की समस्या होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। समझ गए? तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who had suggested that shifting Earth on its axis is one of the factor responsible for the climate change? किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थानांतरित करना जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है? अब कहा जा रहा है कि पिछले करोड़ों वर्षों से अगर पृथ्वी के ऑर्बिटल चेंज को हम देखें तो स्लाइटली क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री वो खिसकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं हो सकता, ये अभी भी नासा ने भी इस चीज को कहा है। लेकिन इसको कहा गया है एक साइंटिस्ट के द्वारा जो माइल्यूटीन मिलानकोविक है, इन्होंने कहा है कि पृथ्वी के अपने एक्स पे अपनी धुरी पे स्थानांतरित करना जलवायु परिवर्तन का सबसे जिम्मेदार कारण है। तो ये ठीक है, इसको याद कर लीजिए, मिल्यूटिन मिलकोविक, इनका जो एससी आया होगा उस समय इसको महत्ता दी गई होगी और क्वेश्चन पूछा गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्रायोजेनिक्स का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर से संबंधित है। तो इंडिकेटर्स का मतलब है हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में अगर आइस एज आया तो ये आपको सबसे सही बता रहा है कि ये आइस एज आया है, और आइस एज का मतलब था मैक्सिमम अर्थ पे आइस कवर्ड थे, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक टाइम आएगा आइस एज, जो आइस है पूरा खत्म हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरह से हावी हो जाएगा। ये पूरी तरह से बता रहा है किस चीज को, क्लाइमेट चेंज को। किससे संबंधित, आइस कोर से संबंधित है। तो ये फिनोमेना किस चीज से संबंधित है, हमारे आइस कोर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थियरी ऑफ क्लाइमेट चेंज? अब देखिए, पृथ्वी की कक्षा की विलक्षणता, एलेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस, प्रेसेशन ऑफ एक्विनेक्सेस। तो आप जानते हैं विषुव, विषुव का अग्रगमन, अगर विषुव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, विषुव का अग्रगमन, ये हो सकता है एस्ट्रोनॉमिकल हो। ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस, जो रोटेशनल एक्सिस जो अभी मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने कहा था कि एक्सिस के अगर चेंज हो जाने से हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो। ये एलेंसिटी ऑफ अर्थ और ऑर्बिट के भी आगे पीछे जाने से भी, डिस्टेंस बढ़ने से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब बहुत माइन्यूट है। इसमें इसका सोलर इरेडियंस, सौर विकिरण का कोई थियरी प्रस्तुत क्लाइमेट चेंज में नहीं किया गया। तो सबसे सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसमें सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी फिशिंग, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, इससे बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा आकलन किया गया है फार्मिंग से। एग्रीकल्चर करने के कारण पूरे विश्व में आप जानते हैं डिफोरेस्टेशन की समस्या होती है, और हमारा जो कार्बन स्टॉक है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो बढ़ने लगेगा। अगर पृथ्वी कार्बन जमा नहीं करेगी तो एटमॉस्फेयर कार्बन जमा करने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप इसमें संतुलन नहीं बनाए
तब भी घाटा है, अगर बहुत कम हो गया CO2 का लेवल तब भी हमें घाटा है। इसका मतलब एक नॉमिनल टेम्परेचर, एक नॉमिनल एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, यानी प्लांटेशन होना चाहिए। तो फार्मिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है, तो खेती इसका बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द मोस्ट फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड इंपैक्ट ऑन ऑफ क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के सबसे व्यापक रूप से चर्चित प्रभाव क्या है। विश्व स्तर पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा चर्चा होता है किस चीज पे? सी लेवल चेंज पे। क्योंकि आप जानते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभाव करेगा हमारा दो क्षेत्र पे, एक अंटार्कटिका पे और एक ग्रीनलैंड के आइस पे। ग्रीनलैंड के आइस पे, यानी एक अंटार्कटिका साउथ पोल का आइस है और एक आर्कटिक रीजन का यानी नॉर्थ पोल का आइस है। अब ये अगर पिघलता है तो 90 मीटर तक सी लेवल में उछाल आएगा, सी लेवल में उछाल आएगा। अब 90 मीटर तक उछाल आएगा तो आपका बहुत सारा जो द्वीप है डूब जाएगा, जिसमें तुवालू या फिर समोआ, ये सब जो द्वीप है, या फिजी ये द्वीप है, मॉरिशस ये द्वीप है, ये सब क्या हो जाएगा? खतरे में आ गया हुआ है। तो इसलिए आप जानते हैं कि ये सब चर्चा का विषय बनता रहता है, और इन सब से जो पॉपुलेशंस होगा वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करेगा, तो इमिग्रेंट्स की समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represents the average increase of earth temperature during the last century? तो ये सी ऑप्शन याद रखिएगा, 0.8 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है ये टेम्परेचर वृद्धि हुआ है ये पिछले शताब्दी। पिछले शताब्दी का मतलब था कि हम 1900 से 2000, ये एक शताब्दी होता है। तो ये 100 सालों में कितना टेम्परेचर बढ़ा है? 0.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। अब आने वाले दिनों में हमको देखना है कि इस शताब्दी जो 21वीं शताब्दी है, वो जो 2000 से लेकर ये 3000, 2000 से लेकर 2100 तक हमें देखना है कि टेम्परेचर कितना 100 सालों में बढ़ता है। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास लाइव आपकी नहीं हो पाई है, लेकिन कल से फिर हम लाइव करेंगे, हो सकता है कुछ मजबूरी हो। थैंक यू वेरी मच। आपका हमें सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।